चलिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको दिल्ली के विषय में पढ़ा रहे थे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था द यूनियन टेरिटरीज़ की लेक्चर सीरीज़ में, वो इस विषय पर था कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलना चाहिए या नहीं। पंजाब में फिर से कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है और मुझे फिर से घर से ही लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जो कि मैं कर रहा हूँ। ये हमारा सबका काम है और हम अपना अपना काम कर रहे हैं। हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमें अपने अपने दायित्व निभाने हैं, हमें मेहनत करनी है। हम सब इस मुसीबत से इसी तरह बाहर आएंगे। मेहनत से और कर्तव्यों का पालन करने से सभी मुसीबतों का अंत हो जाता है। तो दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के हम इस लेक्चर के विषय में फिर से आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने आपको एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट पे छोड़ दिया था, जिसमें हमने आपको 1987 तक की सरकारिया कमेटी, जिसमें कि बाद में जस्टिस सरकारिया ने रेजिग्नेशन दे दिया और फिर वो बालकृष्णन कमेटी का उसका नाम हो गया, वहाँ हमने आपको छोड़ा था। और हमने आपको ये कहा था कि हम बालकृष्णन कमेटी से फिर आगे बढ़ेंगे और अलग अलग देशों में, चाहे तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे यूनिटरी अरेंजमेंट है, वहाँ पर क्या है उनकी नेशनल कैपिटल का स्टेटस, गवर्नेंस को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑटोनॉमी को लेकर के, उसकी आपको केस स्टडीज़ कराएंगे और फिर दिल्ली के बारे में आपको समझाएंगे कि क्या हल होना चाहिए, दिल्ली का स्टेटस कैसा होना चाहिए। इन सारे एस्पेक्ट्स पर हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं लेक्चर की। बालकृष्णन कमेटी, जिसको आप सरकारिया कमेटी के तौर पर भी पढ़ते हैं, इसे कब बनाया गया? 1987 में। किसके द्वारा बनाया गया? राजीव गांधी की सरकार थी उस समय में और बहुत दबाव था उनके ऊपर। दिल्ली के लोगों के द्वारा भी ये मांग की जा रही थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और मैंने आपको बताया 1984 के चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद जो उस समय की भारतीय जनता पार्टी, जिसने कि अपना नाम 1980 में जन संघ से बदल के भारतीय जनता पार्टी कर लिया था, केवल लोकसभा में 2 सीट्स प्राप्त कर पाई थी। वो अपनी राजनीतिक ज़मीन को वापस पाना चाहती थी। उसके लिए उसे ऐसा लगता था कि दिल्ली से शुरुआत करनी ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसके लिए दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश का ये तमगा हट जाना चाहिए, दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाना चाहिए। पूर्ण राज्य बनने के साथ एक तो दिल्ली की विधानसभा में हम स्थापित होंगे, यानी कि बीजेपी को लगता था कि वो स्थापित होगी। एक मुख्यमंत्री वहाँ पर बनेगा उनका, उनकी अपनी एक सरकार भारत के एक राज्य में होगी एटलीस्ट, और उसी के माध्यम से दिल्ली लोकसभा में भी अपने सदस्य भेजेगी। जैसे कि आज की डेट में दिल्ली को लोकसभा में 7 सदस्यों का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। 7 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के दिल्ली से आते हैं। तो इस तरह से अपनी राजनीतिक ज़मीन को पुनः प्राप्त करने के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग बहुत तीव्र हो चुकी थी बीजेपी की तरफ से, और जनता दल भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन कर ही रही थी। लेकिन किसी भी हाल कांग्रेस पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती थी दिल्ली को। शुरुआत से लेकर के 1991 तक कांग्रेस का ये स्टैंड रहा कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती थी। हाँ, 1987 में राजीव गांधी के द्वारा सरकारिया कमेटी बनाई गई, जिसको ये कहा गया कि आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली की जो है उसको लेकर के क्या एस्पेक्ट है, गवर्नेंस में कहाँ कहाँ पर कैओस है, जुरिस्डिक्शनल ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ पर है, आप इस पर विचार करिए और हमें बताइए कि कैसे दिल्ली की गवर्नेंस को और बेहतर किया जा सकता है। कांग्रेस ऑटोनॉमी के विषय में तो बात करना चाहती थी कि दिल्ली को यदि और स्वायत्तता दी जानी चाहिए तो इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा किसी हाल भी नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकारिया कमेटी यानी कि बालकृष्ण कमेटी बनाई, जैसे कि उस समय की पार्टीज़ ने यही कहा कि ये एक डिले टैक्टिस है कांग्रेस की। कांग्रेस डिले करना चाहती है इस कमेटी के माध्यम से। कमेटी जांच करेगी, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, फिर कब निवारण होगा समस्याओं का कोई पता नहीं। जो भी है, एक कमेटी बनी। बालकृष्णन कमेटी पर्पस था उसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली सेटअप देखना था कि दिल्ली के सेटअप को किस तरह से बेहतर रीऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक वही बात 2 साल लग गए। 1989 में जाकर के रिपोर्ट प्रेजेंट हुई। क्या उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां दी हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जो डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली वर ड्यू टू द स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज एंड फ्लॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम।
वो ये कहते हैं कि आज की डेट में जो समस्याएं दिल्ली के लोगों को भुगतनी पड़ रही हैं, सिटीजन्स ऑफ दिल्ली कहना यहाँ पर बेहतर नहीं है, लेकिन आर्टिकल में शब्द ऐसा ही प्रयोग किया गया है। रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली कहना ज़्यादा बेहतर है। सिटीजन्स हम सभी भारत के हैं, एक ही सिटीजनशिप है इंडिया में, दैट इज़ द इंडियन सिटीजनशिप। हम भारतीय हैं, किसी भी प्रांत की सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं होती है। हम हाँ, रेजिडेंट्स कहीं के भी हो सकते हैं। तो जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी उसके बारे में यही कहा गया मेनली, क्योंकि वो इसी वजह से है कि एक स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और एग्जिस्टिंग सिस्टम में फ्लॉज हैं। स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज़ का मतलब यही था कि जो डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट हैं यहाँ पर, एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं लोकल गवर्नमेंट के तौर पर, उसके बाद यहाँ पर आपने मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस्टेब्लिश कर रखी है, ये एक एस्पेक्ट। और थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट का काफ़ी हद तक कंट्रोल है दिल्ली को लेकर के। तो ये जो गवर्नमेंट है डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट एस्पेक्ट पे, ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है जुरिस्डिक्शन। दिस इज़ नॉट गुड। इसकी वजह से ही गवर्नेंस नहीं प्रोवाइड की जा पा रही लोगों को एफिशिएंटली, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है कि किसके क्या दायित्व है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग सफ़र कर रहे हैं, हमें उसे ठीक करना होगा। उन्होंने ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट शुड हैव सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस। उन्होंने ये नहीं नकारा कि जो केंद्र की सरकार है यानी कि देश की सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया, जबकि यूनियन गवर्नमेंट शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए था। उनका कहना ये था कि यूनियन गवर्नमेंट का एक सब्सटेंशियल कंट्रोल होना चाहिए गवर्नेंस के मामले में, लेकिन फिर भी क्योंकि देश की राजधानी है तो यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो रहना चाहिए, लेकिन फिर भी द पीपल इन द सिटी ऑल्सो नीडेड अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी टू लुक इनटू सेक्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इम्पैक्ट देयर डेली लाइफ्स। उन्होंने ये कहा कि नेशनल कैपिटल की मर्यादाओं को देखते हुए कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सेफ्टी के, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं और फॉरेन मिशंस यहाँ पर आते हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स यहाँ पर आते हैं, यहीं पर इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल एस्टेट है, पार्लियामेंट हाउस है, इसके अलावा जितने भी भारत भर के राज्य हैं उन राज्यों के भी वहाँ पर राजस्थान हाउस है, पंजाब हाउस है, उनके हाउसेज़ वहाँ पर हैं। जितने भी फॉरेन एम्बेसडर्स हैं वो यहाँ पर प्लेस्ड रहते हैं, फॉरेन एम्बेसीज़ काफ़ी हद तक दिल्ली में हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को देखते हुए दिल्ली का गवर्नेंस काफ़ी हद तक, दिल्ली का कंट्रोल भी काफ़ी हद तक देश की सरकार के पास रह सकता है। लेकिन जो डेली लाइफ के कंसर्न्स हैं, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, शिक्षा की बात करें, सेहत की बात करें, ज़मीन और उसके उपयोग की बात करें, बेहतर गुणवत्ता जीवन में हो, अच्छा पर्यावरण हो, स्वच्छ हो, घूमने फिरने को फुटपाथ हों, खेलने के लिए ग्राउंड और पार्क्स हों, इस तरह की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को चाहिए, जो फंडामेंटल नीड्स हैं, उनको सर्व करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिल्ली में होनी चाहिए। जहाँ एक तरफ दिल्ली है जिसका कि राष्ट्रीय महत्व है, सामरिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, दूसरी तरफ दिल्ली अपने रेजिडेंट्स के प्रति जवाबदेह भी है, ज़िम्मेदार भी है। उनके भी दिल्ली से बहुत सी आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं जो दिल्ली को सर्व करनी है। इसके लिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक गवर्नमेंट हमें वहाँ पर देनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि यूनियन टेरिटरी स्टेटस बरकरार रहे। देखिए, बिल्कुल गलती मत करिए कि बालकृष्ण कमेटी ने यूनियन टेरिटरी स्टेटस ख़त्म करने की बात की, नहीं। उसने कहा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही रहे, बट यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाए। तो उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली को रीस्टोर करने की बात की। अब आप कहेंगे रीस्टोरेशन क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 1952 में ही लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आ चुके थे दिल्ली में। ये हमने उसी समय में पढ़ा था। ओके, तो उन्होंने यही कहा। तो उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी स्टेटस जो है वो बना रहे, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का रिस्टोरेशन किया जाए, दिल्ली के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली को उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट पावर्स दी जाए टू डील विद द मैटर्स कंसर्निंग द सिटीजनरी, यानी कि नागरिकों, जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, वसनीक हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को डील करने के लिए इस असेंबली को अप्रोप्रिएट पावर्स प्रोवाइड की जाए। ये उस समय की बालकृष्ण कमेटी ने कहा था। इस कमेटी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पुटअप किया गया, इस पर डिस्कशंस हुई। कांग्रेस ने अलग अलग पार्टियों के साथ उस समय में सलाह पर मशवरा किया, परामर्श लिया उनके। फाइनली मई 1990 में इसको लेकर के एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया ताकि
इस कमेटी के अनुरूप यदि अब दिल्ली का स्टेटस बदलना है तो उसके लिए फिर संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, ताकि दिल्ली को उसके मुताबिक फिर बनाया जा सके जैसा कि कमेटी की रिपोर्ट कहती थी। तो उसके लिए फिर वहाँ पर संशोधन हुआ और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 आप सबके सामने निकल कर के आया। इस 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत 2 आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239AB, ये आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए और इसके तहत एक और कानून लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, GN, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल GNCTD 1991, जिसको ही अभी अमेंड किया गया है 2021 में, वो भी मैंने आपको करा दिया है। तो उस कानून को लाया गया ताकि जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत आर्टिकल 239AA, 239A भी डाला गया है, उसके तहत अब जो प्रोविजंस दिल्ली को मिलेंगे जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको स्पष्ट कर दें, उनकी सभी प्रबंध कर दें, उसके लिए एक कानून लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, जिसमें डिटेल में सारे प्रोविजंस फिर मेंशन किए गए और उसके तहत आपको दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलता है, जो भी प्रबंध दिल्ली में आज के समय में आप देख रहे थे वो सारा का सारा इसी कानून के तहत मिलता है और मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। मुद्दा यहाँ पर निकल कर के आता है कि अगर हम 3 पार्टियों को यहाँ पर लें, कांग्रेस को, बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को, तो अगर इन तीनों के हिसाब से देखें तो हमें डबल स्पीक कैसी नज़र आती है, दोहरा चरित्र यहाँ पर कैसा नज़र आता है, उसको देखते हैं। देखिए, शुरुआती तौर से ही जो कांग्रेस और बीजेपी है, इसने दिल्ली के स्टेटहुड के मुद्दे को एक तरह की पॉलिटिकल पॉस्चरिंग और लोगों की सपोर्ट गार्नर करने का एक तरीका बनाया। सही मायने में जब सत्ता में होते थे तब ये किसी तरह से भी स्टेटहुड नहीं देते थे, लेकिन जब सत्ता में नहीं थे तो सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उन्हें इनकैश किया और उनकी इमेजिनेशंस को यूटिलाइज़ किया अपने आप को एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग प्रोवाइड करने के लिए, और स्टेटहुड का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीजेपी ने किया 1984 के चुनाव हारने के बाद जनता का जल्दी समर्थन मिल जाता, क्योंकि 81% जनता, अभी सर्वे किया गया था सी वोटर्स के द्वारा, तो 81% जनता जो है वो दिल्ली की ये चाहती थी कि दिल्ली को स्टेटहुड मिले। 1960 से ही अब तक दिल्ली की जनता लगातार चाहती है कि दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा मिले, तो ये बीजेपी अच्छी तरह से जानती थी और इसी मुद्दे को बड़े पैमाने पर रेजोल्यूशंस ला करके एक तरह का एजिटेशनल मोड में बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से प्रमोट किया। कई डेमोन्स्ट्रेशंस किए, कई प्रोटेस्ट किए, कई रेजोल्यूशंस बीजेपी लेकर के आई कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और हुआ भी कि 1991 का जो कानून गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट था, जिसके तहत वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली आनी थी और एक चुनी हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर मिलनी थी, तो पहली असेंबली में सरकार फिर बीजेपी ने बनाई 1993 में। तो बीजेपी ने ये सरकार बनाई। बीजेपी की सरकार बनाने के साथ ही कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए केंद्र सरकार के साथ। उस समय में केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, दिल्ली में सरकार बीजेपी की थी, और कन्फ्लिक्ट्स रेगुलर रहते थे क्योंकि जुरिस्डिक्शनल ओवरलैपिंग तो थी ही थी, क्योंकि सेंटर के पास बहुत से मुद्दे थे जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बात है, लैंड का इस्तेमाल बड़ी बात है, पुलिसिंग का मुद्दा बड़ी बात है, और दिल्ली के पास ये मुद्दे नहीं थे क्योंकि वो पूर्ण राज्य नहीं था, इसलिए स्टेट लिस्ट के मामले में इन मुद्दों पर वो रिस्ट्रिक्टेड था। वैसे भी स्टेट लिस्ट के मामले में पार्लियामेंट के पास कानून बनाने के अधिकार थे और पार्लियामेंट की वो शक्ति जो थी वो ओवर पावर कर सकती थी स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेचर है उसके कानून बनाने की शक्तियों को। तो इस तरह से ये कन्फ्लिक्ट चलते रहे। 1993 से 1996 के बीच में मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे बीजेपी के उस समय मदन लाल खुराना, मैंने आपको बताया मदन लाल खुराना ने बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन भी किया था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। तो मदन लाल खुराना जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय उनकी होम मिनिस्टर, देश के गृह मंत्री के साथ अक्सर टसल रहती थी दिल्ली को लेकर के, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो बिजनेस ऑफ कंडक्ट रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो होम मिनिस्टर के द्वारा दिए जाते थे। जैसे कि अभी भी ये स्पष्ट किया गया है कि जो दिल्ली विधानसभा है उसका जो बिज़नेस का प्रोसीजर होगा, जो कंडक्ट ऑफ बिज़नेस के रूल्स होंगे वो लोकसभा के एट पार होंगे। दिल्ली विधानसभा अपनी तरफ से रूल्स नहीं बना सकती हैं। इसका मतलब यही है, जो अमेंडेड कानून में ये बात कही गई है कि अब तक दिल्ली विधानसभा देश भर के तमाम बड़े मंत्रियों को, इवन प्रधानमंत्री तक को दिल्ली के
कंडक्ट ऑफ बिजनेस, रूल ऑफ प्रोसीजर नियमों के तहत दिल्ली विधानसभा में क्रिटिसाइज़ करते रहते थे सब। लेकिन अब क्योंकि लोकसभा के कानूनों, लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के एट पार आ चुका है दिल्ली विधानसभा के जो रूल ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस हैं, इसके तहत अब वो जो भी उस हाउस के बाहर के लोग हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे, उनको किसी भी तरह से क्वेश्चन में नहीं ले पाएंगे। ये एक बदलाव, बड़ा बदलाव आ जाएगा इस अमेंडमेंट एक्ट के आ जाने के बाद से ही। तो उस समय में भी गृह मंत्रालय इसी तरह से नियंत्रित किया करता था, रूल ऑफ प्रोसीजर्स अपनी तरफ से मेंशन करके, जो कि लागू होते थे दिल्ली के ऊपर। और फिर उस समय में जो उस समय के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बीजेपी की तरफ से, वो केंद्र सरकार के सामने एक तो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रेंथन रखने के लिए, यानी कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग के तौर पर, कि आप हमें थोड़ा सरकार चलाने दीजिए, थोड़ी ढील दीजिए, थोड़े से अधिकार क्षेत्र अपने हमें आजमाने दीजिए, फिर हम स्टेटहुड की मांग करके आपको परेशान नहीं करेंगे। तो स्टेटहुड की मांग करने का उस समय में एक तरीका ये रहता था, कारण ये रहता था, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री हुआ करते थे बीजेपी के द्वारा, ताकि कुछ पॉलिटिकल बार्गेनिंग की जाए केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस से। और दूसरी तरफ उनका पर्पज़ ये रहता था कि जो पार्टी है उसे, यानी कि जो बीजेपी है उसे दिल्ली की जनता के बीच में लेवरेज इफेक्ट दिया जा सके, उसे लोगों के बीच में स्थापित अच्छे से किया जाए और लोगों के सामने एक सिंपैथी गेन की जाए, ये बता करके कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जाता। आप देख लीजिए, हैरानी की बात है, मैं 1993 की कहानी सुना रहा हूँ और आपने ये सब कुछ 2013, 14, 15 से ऑनवर्ड देखा है। किसके मामले में बस परिवर्तन आ गया, बीजेपी आज दिल्ली की सरकार ना हो करके देश की सरकार है, और दिल्ली में बीजेपी जो कभी 1993 में हुआ करती थी उस पोजीशन पर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। तो आज आम आदमी पार्टी भी आपको इसी तरह के पॉस्चरिंग करते नज़र आती है। आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा, अपने कामों की नाकामयाबियों को वो काफ़ी हद तक इस बात पर लेकर के चलते हैं कि भाई हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, केंद्र हमें काम नहीं करने देता है, और केंद्र सरकार के भी दबाव कम हों दिल्ली के ऊपर, इसके लिए भी केंद्र सरकार पर एक दबाव बनाया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि भाई हम पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को तीव्र गति से आगे लेकर के चलेंगे अगर आप हमें काम नहीं करने देंगे। तो इस तरह का काम जो आज आम आदमी पार्टी करती है वही काम कभी बीजेपी किया करती थी और केंद्र में उस समय में कांग्रेस हुआ करती थी। तो ये सिस्टम उस समय में चला करता था। लेकिन अब आपको कुछ बातें ख्याल में रखनी है, ध्यान से सुनिए। एक समय ऐसा भी आ गया जब 1998 के समय में बीजेपी के द्वारा एक ड्राफ्ट बिल भी वहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया था, जिस बिल के तहत बीजेपी ये चाहती थी कि दिल्ली का रीऑर्गेनाइजेशन हो एज अ फुल स्टेटहुड, एज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली। 1998 का बीजेपी का तैयार किया गया ड्राफ्ट बिल कहा जाता है, जो बीजेपी चाहती थी कि पार्लियामेंट में प्रस्तुत हो और इस पर कानून बने। वो चीज़ नहीं हो पाई उस समय में। मैंने आपको बताया कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने उसे नहीं माना। लेकिन कुछ फेरबदल हो गए दिल्ली और देश भर में। वो ये हो गए कि एक तरफ जहां दिल्ली में 5 साल बीत चुके थे 1993 से लेकर के 1998 तक, 1993 से 1998 तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार चली गई और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ गई। और इसी समय में केंद्र में ये हो रहा था कि बड़ी तेज़ी से सरकारें बदल रही थीं। पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें बन रही थी, बड़ी छोटी छोटी सरकारें बन रही थी, एक 1.5 बरस की सरकार इस समय में बनी थी। लेकिन दिल्ली में अब केंद्र में 1999 को फुल फ्लेजेड 5 ईयर की गवर्नमेंट देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में, अगुवाई में बीजेपी स्थापित हो चुकी थी। तो जो केंद्र है, देश है, देश की सरकार के तौर पर 1999 बीजेपी की सरकार आ चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, और 1998 में दिल्ली की सरकार के तौर पर बीजेपी को बदल के कांग्रेस स्थापित हो चुकी है, यानी यूनियन टेरिटरी दिल्ली की सरकार। अब इस दौर में होता क्या है कि आइडियली तो होना ये चाहिए कि अगर बीजेपी सही मायने में स्टेटहुड दिलाना चाहती थी दिल्ली को, तो 1999 से वो सत्ता में थी। लेकिन हुआ क्या, जब वापस से इलेक्शंस पेंडिंग थे, 2003 में इलेक्शन पेंडिंग होंगे दिल्ली के, यानी कि 1998 से शुरू होकर के 2003 5 ईयर पूरे होते हैं। 2003 में जब इलेक्शंस पेंडिंग थे और उसके इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत जब दिल्ली में बीजेपी को करनी थी, तो उस समय में उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली के स्टेटहुड को लेकर के ड्राफ्ट बिल प्रपोज करते हैं, लेकर के आते हैं। तो बहुत से लोगों ने इस नियत पर भी सवाल उठाए कि भाई 1999, 2000, 2001, 2002 ये सब साल बीत गए और आपका इतना पुराना 1960 से लेकर के अब तक का ये आपका पॉइंट है कि भाई दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो आपने 4 साल बिता दिए। अब जब दिल्ली में चुनावी अभियान शुरू हुए हैं, आपकी पार्टी को दिल्ली के लोगों में समर्थन मिले, जान मिले, इसके लिए आपने यहाँ पर आकर के अब बिल प्रेजेंट कर दिया है। दैट इज़ नॉट
पॉलिटिकली करेक्ट, आपकी पॉलिटिकल विल यहाँ पर नज़र नहीं आती। बहरहाल वो स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल भेज दिया गया। इतने में हुआ ये कि दिल्ली में बीजेपी हार गई। दिसंबर 2003 में दिल्ली में बीजेपी हार गई, नहीं जीत पाई वो चुनाव। और आने वाले समय मार्च अप्रैल में देश भर के चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, वो भी बीजेपी हार गई 2004 में। और कौन जीत गए? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए और यूपीए की सरकार, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार बनी। तो मुद्दा ये है कि फिर भी इस दौरान भी 2004 से लेकर के 2014 तक 10 बरस तक भी दिल्ली के स्टेटहुड को लेकर के यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार के समय में भी लगातार बीजेपी ये कहती रही कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं। दिल्ली में 2013 में जब दिल्ली असेंबली के चुनाव हुए तभी भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा था। लेकिन एक यूनिक चीज़ देखेंगे आप, जब उस समय में 2013 में दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हुए, आपको पता होगा शीला दीक्षित पहली बार हार गई। 1998 से 2013 तक 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी दिल्ली की, लेकिन हार गई। अरविंद केजरीवाल ने हराया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बर्खास्त हो गई थी उस समय में। 2013 के पहले बार जब सरकार बनी, उसके बाद 2015 में फिर से दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और केवल 3 सीटें बीजेपी के हाथ आई थी। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर के गई थी। इस बार जब 2015 के चुनाव थे और जब बीजेपी अपना कैंपेन कर रही थी, तो अपना जब विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी ने रिलीज़ किया, उस विजन डॉक्यूमेंट में दूर दूर तक कहीं भी दिल्ली के स्टेटहुड का जिक्र नहीं था, क्योंकि देश के स्तर पर एक फेरबदल फिर से हो चुका था। क्योंकि 2013 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी कैंपेन कर रहे थे, उस समय में देश की सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी, यानी कि देश के स्तर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। बीजेपी के लिए ये ईजी था एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर अपने मैनिफेस्टो में ये लिख देना कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को देना है। लेकिन जब 2015 में दोबारा विधानसभा के चुनाव होते हैं दिल्ली को लेकर के, उस समय में अब बदलाव आ चुका है कि 2014 में केंद्र की सरकार जो है वो बदल गई थी, मनमोहन सिंह की सरकार खत्म हुई और नरेंद्र मोदी की सरकार वहाँ पर आ चुकी थी। तो बीजेपी अब सेंटर में आ चुकी है, देश की सरकार बना चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी क्षेत्रीय स्तर पर जो भी मैनिफेस्टो लेकर के आएगी, अगर तो वो काम अधिकार क्षेत्र में आता है केंद्र सरकार के, संसद के, तो फिर बीजेपी बाउंड है उसे डिलीवर करने के लिए, वरना दोहरा चरित्र पकड़ा जाएगा। ऐसे में अब बीजेपी मजबूर हो गई और बीजेपी को अपने विजन डॉक्यूमेंट में से 2015 के चुनाव के समय में ये पूर्ण राज्य के दर्जे वाली बात को हटाना पड़ा, नहीं मेंशन किया। ये बीजेपी की अब तक के लंबे अभियान 1960 से अब तक के बीजेपी के चलते आ रहे स्टैंड को एक बहुत बड़ा धक्का था। लगातार जो बीजेपी दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करती रही, 2015 के विजन डॉक्यूमेंट से वो गायब था और 2015 से लेकर के अब तक वही बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी की उस मांग को कन्फ्रंट करती आई है जो पूर्ण राज्य दर्जे की मांग थी, जबकि बीजेपी ही फ्लैग बेयर थी पूर्ण राज्य दर्जे की मांग की लंबे समय तक। इनफैक्ट बीजेपी का स्टैंड 2018 के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने बिल्कुल स्पष्ट था कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं दिया जा सकता। एलजी की पोजीशन जो है वही गवर्नमेंट की पोजीशन है, दिल्ली देश की राजधानी है, सामरिक महत्व है उसका, और उसी बात को सच करते हुए और ये कहते हुए कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो निर्णय था वो यही था कि दिल्ली में एफिशिएंट गवर्नेंस नहीं है, दिल्ली में रोल्स की क्लैरिटी नहीं है, जुरिस्डिक्शनल क्लैरिटी नहीं है। तो हम 2021 के गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत वही क्लैरिटी लेकर के आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर के रोल्स को वेल डिमार्केट कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप्स को ख़त्म कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की बढ़ा रहे हैं। जबकि सही मायने में उस कानून के तहत बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी। तो पूर्ण राज्य के दर्जे की कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई। ये बीजेपी का स्टैंड था। कांग्रेस के स्टैंड की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस के स्टैंड की एक खासियत रही है कि कांग्रेस कंपल्सिव हुई कुछ पॉइंट्स पे आकर के। जैसे आपने ये देखा होगा कि 1980 के दशक में बड़े ज़बरदस्त तरीके से, 1980 के दशक की बात कर रहा हूँ, 1980 नहीं, 1977 से लेकर के 1980 के दौरान जनता पार्टी की सरकार हुई और उसी समय में आपने देखा कि बीजेपी जो है आगे आने वाले समय में 1980s में जब मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स बनेंगी दिल्ली में, तो उन मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स में फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन काउंसिल जो है वो बीजेपी ही उसे होल्ड करेगा, यानी कि जनसंघ उसे होल्ड करेगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर। क्योंकि देश में जनता पार्टी की सरकार थी,
मेट्रोपॉलिटन काउंसिल वहाँ पर स्थापित हुई दिल्ली में, आपको पता है 1980 के दशक का ये अरेंजमेंट था दिल्ली के लिए। और वहाँ पर फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होल्ड करने का जो जिम्मा मिला वो जनसंघ को मिला, वो जिम्मेदारी उन पर आई। और उस समय में उन्होंने रेजोल्यूशंस पास करके दिल्ली को फुल स्टेटहुड दिलाने की बात कही, ये मैंने आपको बताया है। थर्ड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स जो है जनता पार्टी ने खुद होल्ड की और उन्होंने भी कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, एक स्टेटहुड मिलना चाहिए। फोर्थ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल कांग्रेस ने होल्ड की थी, और क्योंकि जनता का समर्थन काफ़ी मिल रहा था जनसंघ को यानी कि बीजेपी को और जनता पार्टी को, तो कांग्रेस उस कंपल्शन में आई और उस कंपल्शन के तहत कांग्रेस ने भी उस समय में स्टेटहुड का जिक्र किया। ये बड़ा कंपल्सिव था, ये पॉपुलर प्रेशर के अधीन था और लोगों को अपने साथ जोड़ने के कारण था। ये ऑपोजिशन को रोकने की वजह से था। ऑपोजिशन यहाँ पर जनसंघ और जनता पार्टी है कि उनकी लहर को रोकना पड़ेगा, हमें भी इस मांग को रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग, विल पे, कांग्रेस के लीडरशिप के जो डिसीजंस हैं उनमें ये कहीं पर भी स्टेटहुड एजेंडे पे नहीं था। और उसके बाद से लेकर के कंसिस्टेंटली आप देखते चले जाएंगे कि कांग्रेस रिलक्टेंट रही। कांग्रेस ऑटोनॉमी पर तो आई लेकिन कभी भी स्टेटहुड पर कंसिडर नहीं हुई। आपने देखा केंद्र में सरकारें कांग्रेस की रही हैं, 1991 से लेकर के आगे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही। उसके बाद 2003 से लेकर के 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार जिसे हम कहते हैं केंद्र में। और आप देखेंगे 1998 से 2013 तक दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। लगी एक ही समय में केंद्र में और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी डिस्कशन पे भी नहीं आया स्टेटहुड का मुद्दा, नॉट एट ऑल। तो स्टेटहुड की बात नहीं की, ना ही पार्लियामेंट के तहत उसे लाने की कोशिश की गई। तो कांग्रेस के का एक एस्पेक्ट क्लियर है कि कांग्रेस क्लियर थी अपने एस्पेक्ट में कि वो स्टेटहुड अकॉर्ड नहीं करना चाहती थी। और ये शुरुआती तौर में ही क्लियर हो गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के दौरान। मैंने आपको उस समय में बताया भी था कि कुछ कांग्रेसी राष्ट्रीय स्तर के नेता जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था उसके सामने ये बात रखी भी थी। जैसे कि देशबंधु गुप्ता, उन्होंने ये कहा भी था कि भाई हमें एक दिल्ली को सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहिए, दिल्ली को ऑटोनॉमस कैरेक्टर देना चाहिए, स्टेटहुड अकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन उस समय में भी नेहरू और बी आर अम्बेडकर ये इसके हक में नहीं थे। पट्टाभी सीतारमैया की रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई, उसको भी नहीं स्वीकार किया था नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि वो नहीं ऑटोनॉमस बनाना चाहते थे दिल्ली को उस स्तर पर। उसके बाद 1987 के दौरान भी ये होता है कि दिल्ली से ही कांग्रेस के ही नुमाइंदे जैसे कि मेट्रोपॉलिटन काउंसलर शिवचरण गुप्ता एक अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के जाते हैं राजीव गांधी के पास। उसके बाद दिल्ली से ही और बड़े बड़े नेता भी पहुंचते हैं। मेयर पोजीशन पर बैठे हुए सादिक अली करके एक लीडर थे, वो भी पहुंचे प्रतिनिधि मंडल लेकर के राजीव गांधी के पास और सभी ने कहा कि दिल्ली को बड़े स्तर पर हमें स्टेटहुड प्रोवाइड कर देना चाहिए, अब एक सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ पर रिकॉर्ड करनी चाहिए। लेकिन राजीव गांधी ने इनको नहीं माना, यानी कि नेशनल पार्टी ने, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट ने ऑलवेज़ जो रीजनल यूनिट्स हैं उनकी इस डिमांड को कभी भी कंसीड ही नहीं किया जिसके तहत स्टेटहुड मांगा गया। हाँ, 1987 में बालकृष्ण कमेटी ज़रूर बनाई और उसके तहत फिर ये कहा गया कि ऑटोनॉमी के विषय पर देखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन स्टेटहुड जैसा कोई मसला दिल्ली को लेकर के नहीं है। ऐसा हमेशा से ही कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट रहा। लेकिन एक चीज़, बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन 2013 के अपने मैनिफेस्टो में, जब दिल्ली असेंबली के चुनाव थे उस समय में दिल्ली में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बात कही है। तो ये एक कांग्रेस का भी बहुत बड़ा शिफ्ट आया इतने लंबे समय की, तकरीबन जब से भारतीय गणराज्य बना तब से लेकर के 2013 तक की जो दिल्ली को लेकर के कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी उसमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि 2013 के असेंबली चुनाव के समय में, दिल्ली असेंबली चुनाव के समय में कांग्रेस को ये कहना पड़ा कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। शायद उस समय तक माहौल इतना बन चुका था, 2014 में फर्दर आगे लोकसभा के चुनाव थे और माहौल ऐसा बना दिया गया था उस समय तक देश भर में 2010-11 से ही कई तरह के घोटाले निकल कर के आ रहे थे और यह माना जा रहा था कि यूपीए 2 फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कांग्रेस हारेगी बड़े स्तर पर। बीजेपी भी लंबा चौड़ा कैंपेन कर रही थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मुद्दा यही था। तो ऐसा लगा कांग्रेस को, यूपीए को, कि कम से कम दिल्ली बचाई जाए, दिल्ली में अपनी पैठ बढ़ाई जाए
और यहाँ पर आने के लिए हमें ये वायदा तो करना ही पड़ेगा, जो क्योंकि जन साधारण इस वायदे के साथ आते हैं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो ये फिर से वही कहानी, पॉलिटिकल पोस्चरिंग और सपोर्ट गार्नर करने का एक बहुत बड़ा तरीका। अदरवाइज़ जब जब भी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से जो दिल्ली का पॉलिटिकल लैंडस्केप है इन्होंने ही डोमिनेट किया। शुरुआती समय में क्षेत्रीय पार्टियां तो थी नहीं। 1991 से अगर मैं बात करूं आगे तक, तो कोई रीजनल पार्टी तो दिल्ली में नज़र आती नहीं। तो इन्हीं के द्वारा डोमिनेटेड था और हर बार इन्होंने ऑपोजिशन में रहते हुए जनता का समर्थन और वोट हासिल करने के लिए दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को आगे रखा। और हर बार जब ये सत्ता में आए हैं केंद्र में, इन्होंने ज़बरदस्त पलटी मारी, अपना स्टैंड चेंज किया और पूर्ण राज्य का दर्जा अकॉर्ड नहीं किया एट एनी कॉस्ट। इससे पता लगता है इनकी डबल स्पीक के बारे में। यहीं पर बात आती है आम आदमी पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी के तौर पर उभर करके आई। अन्ना हज़ारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मूवमेंट हुआ और एंटी करप्शन मुद्दे पर ही आम आदमी पार्टी उभर करके आई, खड़ी होकर के आई, आगे निकल करके आई। और एंटी करप्शन मुद्दे पर आई तो बेटर गवर्नेंस देने की बात नेचुरली की। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती 2015 में। अब जब इतने बहुमत के साथ जीते हैं तो नेचुरली आप अपने आप को उस स्वायत्तता में देखते हैं, आप उस ऑटोनॉमी में देखते हैं कि भाई आपका वो ऑटोनॉमस कैरेक्टर होना चाहिए। और दूसरी तरफ देखें तो 2014 में मोदी जी की लहर थी, जिसके तहत मोदी जी भी बड़े प्रचंड बहुमत से जीते। तो उस मोदी जी की लहर को दिल्ली में थाम दिया गया, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जीते। तो एक तरह से क्लियर कट ओपोनेंट सिस्टम भी क्रिएट हो गया। एक तरफ 2014 का विजेता है, दैट इज़ नरेंद्र मोदी, एक तरफ 2015 का विजेता है, दैट इज़ अरविंद केजरीवाल। तो यहीं से सेंटर और स्टेट की टसल बड़ी स्ट्रांग हो गई और कुछ अरविंद केजरीवाल ने भी बड़े लेवल पर अपनी पार्टी के लेवरेजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली की जनता की इमेजिनेशंस को अपने साथ जोड़ने के लिए बड़े प्रयास किए। हर बार ये मुद्दा आगे रखा कि भाई हमें काम नहीं करने देता केंद्र, मोदी जी हमें काम नहीं करने देते हैं। इसके तहत शुरुआती 2-3 साल तक काम उस लेवल पर किया भी नहीं। एक समय के बाद उन्हें भी ये महसूस हुआ, जब लोकल इलेक्शंस में और बाई इलेक्शंस में वो हारने लगे, तब उन्हें ये महसूस हुआ कि काम करना पड़ेगा। जो क्षेत्र हमारे अधीन आते हैं असलीट हम उन क्षेत्रों को डिलीवर करें। लैंड है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये मुद्दे हमारे अधीन नहीं हैं, हम इन्हें छोड़ दें। क्योंकि संवैधानिक रूप हमें पहले ही स्पष्ट था दिल्ली का, उसे सहमति जताते हुए ही हम दिल्ली में चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बन करके आए हैं, हमें सर्व करना पड़ेगा। 2016 में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का भी ये जजमेंट था, जिसने एक तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा पीछे की ओर धकेला, जिसमें कहा गया था कि जो संवैधानिक प्रक्रिया दिल्ली को लेकर के दी गई है, दिल्ली सरकार उसकी पालना करे, जो भी कानून 1991 के मुताबिक है उसके तहत चला जाए। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर्स डिमार्केटेड हैं, लैंड है, पुलिस है और जो स्टाफ है उसकी रिक्रूटमेंट और उसकी जो गवर्निंग कंडीशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं और जो पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर, ये सेंटर के अधीन है, एलजी के अधीन है, इसे चलने दिया जाए। इसके बाद फिर चीज़ें सेटल हुई थोड़ी बहुत, लेकिन फिर दखल केंद्र का ज़्यादा बढ़ने लगा और 2016 ही टर्निंग पॉइंट था, जब बहुत ज़्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के बीच में कन्फ्रंटेशंस बढ़ गए। और फाइनली फिर 2018 का सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्णय, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम उस कानून को देखें 1991 के, तो ये लगता है कि ये फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने की बात है, ये सेल्फ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने की बात है, जिसके तहत पार्लियामेंट ने इसी सोच के तहत उस कानून को पालन करते हुए, इन सिद्धांतों की पालना करते हुए कानून लाया था, संविधान में संशोधन किया था। तो हमें लगता है कि दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट उसे काम करने देना चाहिए, दिल्ली की अपनी एक असेंबली उसे काम करने देना चाहिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर को डे टू डे एक्टिविटीज़ में हिंड्रेंसेस या इंटरफेरेंसेस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे और बहुत ही विजडम के साथ और बहुत ही ख्याल के साथ, अगर कोई मैटर वाकई में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है, उसी को प्रेसिडेंट के पास रेफ़र करेंगे, हर मुद्दे को नहीं। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल सशक्त हुए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से। बहरहाल जहाँ तक ये मुद्दा था कि भाई जो स्टाफ है, सर्विसेज हैं जो स्टाफ की, वो किसके कंट्रोल में होंगी, उनका रिक्रूटमेंट, उनका ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट, ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के आस्पेक्ट पर, तो उसके लिए फिर 2 जजेस के बेंच को ये मुद्दा रेफ़र किया गया था। 2019 में 2 जजेस के बेंच के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, जिसके बाद ये मुद्दा अभी हियरिंग के लिए पेंडिंग ही चला जा रहा है। इस पर अभी कोई फैसला उस लेवल पे नहीं आ पाया है। तो इसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल और स्ट्रिंजेंट हुए अपने अधिकारों को लेकर के और कन्फ्रंटेशंस और बढ़ने लगी।
उनकी केंद्र के साथ, क्योंकि वो काफ़ी बूस्ट हो गए 2018 के इस निर्णय के बाद। उन्होंने सभी फैसले लेने शुरू कर दिए। उन फैसलों के एग्जीक्यूशन के बाद एलजी को, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सिंपली इन्फॉर्म कर दिया जाता था और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा बड़े पैमाने पर आने लगे। एक बार ही मामला क्रियान्वित हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे रोकने लगे और फिर वो मुद्दा राष्ट्रपति के पास भेजने लगे, यानी कि केंद्र सरकार के पास। ऐसे में कामकाज रुकने लगे और फिर अरविंद केजरीवाल का वो घटनाक्रम जो आपने देखा होगा कि वो अपने मुद्दों को सैंक्शन कराने के लिए, अपनी बातों को, जो कि प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी हुई चीज़ें थी, उनको मनवाने के लिए एलजी के दफ्तर जा कर के धरना प्रदर्शन करने लगे। ये सब चीज़ें हुई। इसी को तर्क देते हुए केंद्र की सरकार पार्लियामेंट के वाया अमेंडमेंट एक्ट लाई है, ताकि ये सब दोबारा ना हो और दिल्ली की जनता को भुगतना ना पड़े। तीनों पार्टियों का आपने एक सिस्टम देखा, तीनों पार्टियों का आपने अंडरस्टैंड किया कि दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को किस तरह से आगे बढ़ाया गया। हालांकि 2016 के हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद आपने देखा होगा बड़े जादुई तरीके से आम आदमी पार्टी के मुंह से दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे की बात चली गई है और दिल्ली के ऑटोनॉमस कैरेक्टर की बात आ चुकी है कि दिल्ली को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, दिल्ली के अधिकार मिलने चाहिए, दिल्ली में गुड गवर्नेंस मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात जा चुकी है। कहीं ना कहीं वो भी स्वीकार कर चुके हैं कि दिल्ली की जैसे राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते जो चरित्र है, जो रूप है, उसके तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाना मुनासिब नहीं है। ऐसे में लोग जिन्होंने वोट डाल करके हमें जिताया है, उन्हें एटलीस्ट हम डिलीवर करें। उसके लिए हम अपने एरिया में वर्क प्रॉपर कर सकें, जो जुरिस्डिक्शन हमारा है उसके लिए उसका डिमार्केशन बेहतर हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप्स ख़त्म हो जाएं और हम ऑटोनोमस हो जाएं अपने अधिकार क्षेत्रों में। ये एक सार्थक और एक, मैं सही कहूँगा कि रियल एक्सप्रेशन आम आदमी पार्टी को देर सवेर ही सही समझ आया और आपने काफ़ी लंबे समय से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को आम आदमी पार्टी के एजेंडे से भी जाते देखा होगा। तो ये सारी बातें हमने ऑब्जर्व की तीन पार्टियों के एस्पेक्ट से। अब ये मुद्दा सवाल उठता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में रहते हुए पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करती रही, लेकिन सत्ता में आने के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पाई। ऐसे क्या कारण रहते होंगे कि भाई आप पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं? अब हम इसे समझने की बात कोशिश करते हैं कि जब आप सभी वोट उस प्रॉमिस पे गेन कर रहे हैं, जब आप सभी लोगों को पता है कि जनता ये चाहती है और मुद्दा बहुत बड़ा है, इसलिए आप जीत भी जाते हैं, फिर सत्ता में आने के बाद आप क्यों नहीं दे पाते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा? इसको समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा एस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सी मर्यादाएं उससे जुड़ी हुई हैं जिसके तहत ये मजबूर हो जाती हैं सत्ता में आने के बाद पार्टियां कि वो उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पाती। क्योंकि देखिए, ऑपोजिशन में जब आप हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारी और विश्व भर की कई पॉलिटिकल पार्टियों की, कि वो ये समझ ही नहीं पाई कि ऑपोजिशन में होने का मतलब ये है कि आप सीधे सीधे जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सत्ता के सामने, सरकार के सामने। अब जनता की आवाज़ है सरकार के सामने, आपको सरकार से काम कराना है। लेकिन होता इसका उल्टा रहा, बहुत ही इररिलेवेंट, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मैनर में, ये मानते हुए कि कौन सी जिम्मेदारी हम पर है, कौन सा हमें कानून बनाना है, कौन सा हम सत्ता में है इस समय। तो सरकार को एम्बैरस करने के लिए जो भी पूछ सकते हो पूछो, सरकार को एम्बैरस करने के लिए जो भी मांग रख सकते हो रखो। तो होता अब तक यही रहा। मौजूदा सरकार जो भी हुआ करती थी केंद्र में, उसको एम्बैरस करने के लिए ऑपोजिशन पार्टी इस तरह के मांगों को जनता के बीच लाती थी, उनका समर्थन पहले तो लेती थी, खुद जीतती थी, और सत्ता में आने के बाद उसे पता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, फिर वो ऐसा कभी नहीं करती थी। तो बस यही एस्पेक्ट है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात है कि भई आप संविधान के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, संविधान के तहत मिली हुई व्यवस्था, लोकतंत्र को, संसदीय प्रणाली को आप कितना सम्मान देते हैं, उस पर निर्भर करता है कि पॉलिटिकल पार्टियों का आचरण कैसा हो, वो चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकती। तो मुद्दा ये है कि दिल्ली के मामले में अगर हम देखें, या विश्व की किसी भी अदर कैपिटल के मामले में हम देखें, समस्या यहीं आके खड़ी होती है कि प्रेसिडेंट एस्टेट है वहाँ पर, पार्लियामेंट वहाँ पर है, मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, उनकी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, फॉरेन मिशंस वहाँ पर आते हैं, फॉरेन एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर, जिनको कि सीमलेसली कंडक्ट कराना ज़रूरी है, फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, उनकी मीटिंग्स होनी ज़रूरी हैं। ये सब और इन सब से जुड़ी हुई इनकी प्रॉपर्टीज़,
ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके परिवार वाले, उनकी कॉलोनीज़, उनका रख-रखाव, ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं। उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, रेगुलरली इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके साथ कनेक्टिविटी में बने रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ज़िम्मेदारी, ये सेफ्टी की, ये सिक्योरिटी की, ये कम्प्लीटली एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक नेशनल गवर्नमेंट को ही जाती है। और इसलिए इसे नेशनल गवर्नमेंट को मैनेज करना है, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स कंडक्ट करने की ज़िम्मेदारी नेशनल गवर्नमेंट की है। और अगर किसी तरह से भी किन्हीं एम्बेसीज़ को, किन्हीं फॉरेन डेलीगेट्स को, मिशंस को कोई समस्या आती है और वो किसी तरह की परेशानी में फंस जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही केंद्र सरकार की हो जाएगी, किसी राज्य सरकार की नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमें पहचानना होगा कि हमने फेडरल सिस्टम तो अपनाया है, लेकिन यूनिटरी एस्पेक्ट की तरफ बायस्ड भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की आज़ादी हमने केंद्र सरकार को दी है, राज्य सरकारों को नहीं। राज्य सरकारों में विदेश मंत्री नहीं होता, ये केंद्र की सरकार में ही होता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट्स में नहीं होता। तो ये ज़रूरी था, क्योंकि भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स के तौर पर स्थापित हुआ। भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकली यूनाइटेड रखने के लिए ये व्यवस्था रखी गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक यूनिटी हैंडल करेगा, वो है केंद्र सरकार। प्रत्येक राज्य अपनी अपनी तरफ से यदि अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मैनेज करने लगा, तो बाहरी ताकतों को भारत को तोड़ने में किंचित भी समय नहीं लगता। वो भी उस समय में जब भारत बना, जिस दौर में कोल्ड वॉर के दौर चल रहे थे, ब्लॉक पॉलिटिक्स रैम्पेंट थी। तो ऐसे में ये सब सुरक्षा कारण हैं जो मजबूर करते हैं कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट